Hello, I am Tanushree Mendolia and you're most welcome to Sarita Ramesh SR Elite Academy channel. आज का वीडियो हमारा फ्रैक्शन पार्ट 2 पर है। फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शनों कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और उसके बाद हमने दो फ्रैक्शन के एग्जाम्पल देखे थे। अगर आपने फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट का लिंक दे दूंगी, आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसके बाद ही आप फ्रैक्शन पार्ट 2 को अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने कहा था कि मैं उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यानी कि इस वीडियो में। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन। अगर हिंदी में बोलूँ तो भिन्न एक संपूर्ण वस्तु या समूह का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है व्हाट इज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शन, यानी कि हमारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। अगर बात करें न्यूमरेटर की तो न्यूमरेटर हमारी वो वैल्यू होती है जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आती है। ठीक है। और डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है? डिनोमिनेटर वो वैल्यू होती है जो फ्रैक्शन के नीचे आती है। डिनोमिनेटर हमारे बिलो आती है यानी कि नीचे, और न्यूमरेटर अबव आती है, ऊपर आती है इस लाइन के। ठीक है। यहां पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा आइडेंटिफाई n and d in 7/8। यहाँ पे n और d मैंने न्यूमरेटर के लिए लिखा है n और d मैंने डिनोमिनेटर के लिए लिखा है। आइडेंटिफाई मतलब होता है कि आपको पहचानना है। क्या पहचानना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस 7/8 फ्रैक्शन में। ठीक है। यानी कि अंश और भाज्य आपको इस फ्रैक्शन में पहचानना है। तो फ्रैक्शन मैंने लिखा है 7/8। अभी मैंने जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि न्यूमरेटर वो वैल्यू होती है जो ऊपर लिखी होती है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के। ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा 7 हो गया, हमारा 7 अंश है। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर क्या होता है? जो लाइन के नीचे लिखा होता है। तो लाइन के नीचे हमारा क्या लिखा है? 8। तो 8 हमारा डिनोमिनेटर है। हिंदी में बोलूं तो 8 हमारा भाज्य है। यहां तक तो हो गई लास्ट वीडियो की बात। आज का वीडियो मेनली हमारा जो कवर करेगा वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को कवर करेगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन वैसे तो मैं 6 तरह के आपको बताऊंगी, लेकिन जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब जल्दी से मैं इस बोर्ड को रब कर देती हूँ। आपको अगर कुछ नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जल्दी से अपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पर चलते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है, यानी कि छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब आप हो सकता है आप सोच रहे हो कि सिंबल मैंने किस चीज का बनाया है। तो ऐसे 3 सिंबल होते हैं। ठीक है। ये होता है हमारा ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल। ये होता है स्मॉलर देन का सिंबल और ये होता है इक्वल टू का सिंबल। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये सिंबल्स का इस्तेमाल हम ये बताने के लिए करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। अगर मैं यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करती हूँ, मैंने यहाँ पे 3 केसेस बना रखे हैं, जिसमें से जो पहला केस मैंने लिखा है, ये लिखा है कि 24 और बीच में ब्लैंक दिया और 36। मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। आप देखते ही बता देंगे कि 36 बड़ा है। तो मैं कौन सा सिंबल लगाऊंगी? मैं लगाऊंगी स्मॉलर देन का सिंबल। स्मॉलर देन का सिंबल हम पहले नंबर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि पहले वाले से छोटा है कि बड़ा है। अब यहाँ वाले में पहले वाले से ये नंबर बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ वाले पहले वाला जो है वो छोटा है, इसलिए ये स्मॉलर देन का सिंबल। ठीक है। अब दूसरे वाले में बात करूँ तो ये वाले नंबर की बात करनी कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है। ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो ये ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल होगा। अब तीसरे केस में देखें तो 24 और 24 बराबर है, ना बड़ा है ना छोटा है कोई, तो बराबर का सिंबल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको ये वाला दिखेगा,
कि ये वाला जो है स्मॉलर देन का सिंबल है, कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि आपका 7/8 है, आपका 6/9 है। आप देख सकते हैं इन दोनों ही केसेस में ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है, यहाँ पे भी ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं इन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, और उसके लिए मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कैमरे को टेबल की तरफ शो करें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल पर मेरे सामने 4 गिलास रखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें से जो 3 गिलास हैं वो भरे हुए हैं और 1 गिलास खाली है। ठीक है, 3 भरे हैं और 1 खाली है। अब इन गिलासों को हटा देते हैं क्योंकि इनका काम हो चुका है। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था जिसमें टेबल पर 4 गिलास रखे हुए थे, जिनमें से 3 भरे थे और 1 खाली था। अगर मुझे इसी बात को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? पहला जो लिखा है फिल्ड ग्लास, भरे कितने थे। अगर मुझे ये लिखना है कि मेरे पास टोटल 4 गिलास थे और उनमें से 3 भरे थे, तो मैं कैसे लिखूंगी? ये फिल्ड ग्लास के लिए है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस लाइन के ऊपर एक नंबर आएगा और नीचे भी एक नंबर। नीचे वो आएगा जितने टोटल मेरे पास गिलास थे। कितने थे? 4 थे, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और उनमें से ऊपर वो नंबर आएगा जितने मेरे पास भरे हुए थे, यानी फिल्ड ग्लास कितने थे? 3 थे, तो ऊपर हम लिख देंगे 3। ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या बताता है कि मेरे पास 4 गिलास थे जिसमें से 3 भरे हुए थे। अगर मैं बात करूं एम्प्टी ग्लास की या खाली ग्लास की, तो कितने गिलास थे मेरे पास खाली? टोटल तो 4 थे, इसलिए नीचे 4 लिख दिया। और खाली कितने थे? 1 खाली था, ऊपर 1 लिख देंगे। ठीक है, फिल्ड ग्लास भरे हुए कितने थे? 4 में से 3। और एम्प्टी ग्लास खाली कितने थे? 4 में से 1। ये बात हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर बता दी। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो न्यूमरेटर है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ऊपर लिखा हुआ नंबर वो छोटा है नीचे वाले से। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्योंकि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ही बताया था कि न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, यहाँ पर भी ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, जिन्हें हम हिंदी में उचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही ज़रूरी नोट करने वाली बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे रेड कलर के बॉक्स में लिखी है कि वैल्यू लेस देन 1, कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है, लेस देन 1 होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है वैल्यू लेस देन। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिधर को इस सिंबल का मुंह खुला हुआ होता है वो नंबर बड़ा होता है। अब यहाँ पे खुला हुआ है 1 की तरफ, यानी 1 बड़ा है और वैल्यू छोटी है, यानी कि जो भी वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन की आएगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। ये मैं क्या कह रही हूँ, आप इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3/4 लिखा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, डिवाइड की एक तरह से लिखा हुआ है, यानी कि आपको 3 को 4 से भाग देना है। 3 को 4 से भाग देना है, 3 को 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 0.75। आप जब इसे भाग देंगे तो आपके पास ये आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी। आप देख सकते हैं 0.75। ये वाली जो वैल्यू है आप देख सकते हैं 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। ऐसे ही 1 वाले केस में भी ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, 1/4 वाले केस में। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा लेस देन 1 होती है। यहाँ तक तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो गई खत्म। अब हम चलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब बारी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझने की, जिन्हें हम हिंदी में अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अगर बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशंस की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि ऊपर जो नंबर लिखा है मैंने 6, वो बड़ा है नीचे वाले नंबर से जो कि 5 लिखा है। तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है।
ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। कई बार हमारे पास ऊपर और नीचे एक ही नंबर दिया हो, जैसे 5/5 लिखा है, 5/5 लिखा है, तो इस केस को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही गिनते हैं। ऐसे भिन्नों को भी अनुचित भिन्न ही कहा जाता है, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, जिसमें सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप 4 फ्रेंड्स हैं, आप चारों को पिज़्ज़ा खाना है। आप लोग एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, चलिए ठीक है, पिज़्ज़ा आ जाता है और आप खोल के देखते हैं उस पिज़्ज़ा में ऐसे 4 स्लाइसेस बने हुए हैं, जिसमें से ये हमारा पहला स्लाइस है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। स्लाइसेस मतलब टुकड़े बने हुए हैं, ठीक है। अब ये इस वाले को मत देखिए, आप सिर्फ इसको देखिए। ये पहला पिज़्ज़ा है जो उसने ऑर्डर किया है। अब आप 4 फ्रेंड्स हैं, तो आप चारों फ्रेंड एक एक स्लाइसेस बराबर उठा लेते हैं और खा लेते हैं। आप चारों फ्रेंड्स बराबर ले लेते हैं और खा लेते हैं। अब क्या होता है कि 4 में से 3 का तो मन भर जाता है, लेकिन जो एक बचा हुआ फ्रेंड है उसको और मन होता है पिज़्ज़ा खाने का। तो वो अपने लिए अब अलग से एक स्लाइस तो नहीं मंगाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा फिर से ऑर्डर कर लेते हैं। अब फिर से पिज़्ज़ा आता है तो उसमें भी इस तरह से 4 पीसेस हो रखे हैं, 4 स्लाइसेस बनी हुई हैं। तो हम इन्हें नाम दे देते हैं 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। अब वो जो एक फ्रेंड होता है जिससे मन होता है एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा खाने का, तो वो अपने हिस्से की एक स्लाइस, एक पार्ट को खा लेता है, क्योंकि अब 4 फ्रेंड्स हैं तो हर एक के हिस्से में एक एक आता है। तो पहला खा लिया गया है, दूसरा खा लिया गया, तीसरा, चौथा और ये 5वां हिस्सा। ये बाकी जो अभी 3 बचे हुए हैं दूसरे वाले पिज़्ज़ा के, ठीक है। अगर मुझे लिखना हो इस चीज़ को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे समझे हम, देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने पीसेस थे, 4 पीसेस थे, और 4 में से कितने खा लिए गए, 4 में से चारों उन्होंने ख़त्म कर दिए थे पहले पिज़्ज़ा के, ठीक है। ये आ गया ना इस तरह से। अब उन्होंने एक और पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया, तो जोड़ लेते हैं, हाँ जी जोड़ लेते हैं। अब दूसरी बार में उन्होंने फिर से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया जिसमें 4 स्लाइसेस बने हुए थे, तो इसमें भी टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4 हिस्से बने हुए हैं, और उसमें से उन्होंने कितना खाया, एक खाया है। वो एक फ्रेंड ने सिर्फ अपने हिस्से का खाया था, बाकी तीनों ने मना कर दिया था, तो अभी भी वो 3 हिस्से बचे हुए हैं। तो कितना खाया, एक खाया है। 4 और नीचे 4 है, इसको मैं डायरेक्ट 4 लिख रही हूँ, और 4 और 1 5, ये जुड़ गए दोनों, तो 5/4 हो गया। आप सोच रहे होंगे कि नीचे 4 है और ऊपर 5 है, ये क्या बात है, मतलब मेरे पास 4 स्लाइसेस थे और मैंने 5 स्लाइसेस खा लिए, क्या ये गलत नहीं लग रहा? बिल्कुल, ये देखने में गलत लग रहा है, इसीलिए इनका नाम अनुचित भिन्न है, लेकिन ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लाए तो टोटल 8 थे, मैंने ऊपर ऐसे क्यों नहीं लिखा कि नीचे 8 लिखा और ऊपर 5 लिखा हो, जबकि ये लिखा है। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ये गलत क्यों है, नीचे 8 लिखने का मतलब होता है कि मेरे एक पिज़्ज़ा के 8 स्लाइसेस बने हुए हैं, यानी कि मेरे एक पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े हैं, जबकि आप क्लियरली देख सकते हैं इस डायग्राम में कि मेरे एक पिज़्ज़ा के 4 अलग अलग हिस्से हैं, मतलब 4 बराबर हिस्से, इसलिए नीचे हमेशा तो 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हिस्से एक पिज़्ज़ा के, तो नीचे 4 रहेगा, ठीक है। अब आप इसे एक और तरह से समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप ये देखिए, सबसे छोटे हिस्से को देखना होता है। अब सबसे छोटा हिस्सा हम एक मान लीजिए इस वाले को उठा लेते हैं, इस वाले को हम उठा लेते हैं, जो ये फर्स्ट वाला है। मैंने इसको शेड कर दिया थोड़ा अलग से हाईलाइट करने के लिए इसे। अब जो यहाँ पे मैंने शेड किया है, ये सबसे छोटा हिस्सा, मतलब ये बराबरी हिस्से है, तो ये हिस्सा है उसमें से किसका, इस पहले वाले का। तो ये कितनावा हिस्सा है इस पूरा एक पिज़्ज़ा का, कितना है, 1/4 है। कैसे, क्योंकि पूरा पिज़्ज़ा, जो पूरा पिज़्ज़ा है हमारा, उसके 4 बराबर हिस्से किए गए। तो मैं एक जो स्लाइस है, एक जो टुकड़ा है, उसे कैसे लिखूंगी, 1/4। कैसे लिखूंगी, 1/4 लिखूंगी। और ऐसे कितने पीसेस खा लिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे उन लोगों ने 5 पीसेस खा लिए। तो इन्हें गुणा कर दूंगी मैं 5 से, तो क्या आएगा मेरे पास, 5 × 5 और नीचे 4 का 4 ही रह जाएगा। तो वापस से मेरा यही बन गया, 5/4। ये देखने में चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन एक्चुअली में ये लिखा सही है। क्यों लिखा सही है, क्योंकि हमें नीचे वो लिखना है जितने एक्चुअल एक के टुकड़े हैं। अब एक के एक्चुअल कितने टुकड़े, 4 टुकड़े, तो नीचे 4 ही रहेगा, और ऊपर जितने उन्होंने खाए हैं 5/4। और अगर मैं बोलूँ कितने नहीं खाए हैं,
तो वहां पे भी ऐसे ही करेंगे। एक हिस्सा है हमारा, अगर हम 1/4 हिस्सा, एक सिंगल इस हिस्से की बात करेंगे, ये वाला, तो ये 1/4 है, क्योंकि नीचे वो नंबर आएगा जितने हिस्सों में बांट रखा है। तो 1/4, और कितने नहीं खाए, 1 2 3, 3 पीसेस उन्होंने अभी भी नहीं खाए थे, तो इन्हें गुणा कर देंगे 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 अपॉन में 4। तो ये है हमारा जो पीसेस हमने खाए हैं, उनको कैसे लिखेंगे, 4 डिनोमिनेटर में और ऊपर 5, यानी 5/4, और जो नहीं खाए हैं 3/4। आप देखेंगे ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 8 क्यों नहीं लिखेंगे, 8 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें एक पिज्जा के बारे में बात करनी, एक पिज्जा के कितने टुकड़े, एक पिज्जा के 4 टुकड़े हैं, इसलिए हम नीचे 4 लिखेंगे। और आप इस दूसरी बात जो मैंने कही, इसे एक और तरह से समझ सकते हैं कि एक सबसे छोटे टुकड़े को देखिए, सबसे छोटा टुकड़ा यही है, वैसे तो सभी छोटे हैं लेकिन ये बराबर है, इसलिए सबसे पहले टुकड़े को देखेंगे हम, सबसे छोटा है, 1/4 हिस्सा है इस पूरे का, 1 था उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा, यानी कि 1/4 हिस्से ये इस पूरे एक पिज्जा का। अब 1/4 1 है, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितने हिस्सों से खाया उन्होंने, 1 2 3 4 5 खाए हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5/4। हो गया क्लियर? आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक बार में, पहली बार में देखने से इतनी इजीली समझ में नहीं आता। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे पूरी कोशिश करी है बताने की। और एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे बतानी रह गई कि वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि जब आप इस चीज़ को, ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखा है, जब आप इसे भाग देंगे, यानी 5 को 4 से भाग देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब आप 5 को 4 से भाग देंगे तो आपके पास 1.25 आएगा, 1.25 आएगा। आप देख सकते हैं जब मैंने 5 को 4 से भाग दिया तो आपके पास जो आंसर आया 1.25 आया, यानी कि ये नंबर जो है बड़ा है 1 से, ये नंबर बड़ा है 1 से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जिनका ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है नीचे वाले से, उन सभी की वैल्यू, यानी जब भी हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, जैसे इस केस में आई है। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, तो यहाँ पे 1 से कम आएगी, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल था। इसमें कितनी आएगी हमारी वैल्यू? इसमें वैल्यू आएगी 0.75, जो कि 1 से छोटी है। तो एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो वैल्यू 1 से छोटी आती है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू 1 से बड़ी आती है। और यहाँ पर हम बराबर वाला केस भी इंक्लूड करते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा था 4/4 था, तो जब 4/4 को भाग देंगे 4 को 4 से, तो एक बार में जाएगा, तो ये वाला केस भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिनते हैं। तो वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है जैसे यहाँ पे है, और 1 से बड़ी भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, ये तो पूरी बात हो गई हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही लिखने का एक दूसरा तरीका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है तो ये भी और इजीली समझ में आ जाएगा। अब फटाफट से मैं इस बोर्ड को पहले रब कर देती हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ। अब बारी है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझने की, जिन्हें हम हिंदी में मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसे डिटेल में समझने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल देख लें, जिसके लिए मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कैमरा को टेबल की तरफ शो करें। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे प्यारे से मिस्टर मंकी से, जिन्हें हम प्यार से मिस्टर बांदरू भी बुलाते हैं, और ये है हमारे मिस्टर चार्ली। आज इन दोनों की ही ट्रीट होने वाली है, और इनकी ट्रीट के लिए मैं किटकैट की चॉकलेट्स लाई हूँ। अब ये किटकैट की चॉकलेट मुझे इन दोनों में ही इक्वली शेयर करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चॉकलेट का हिस्सा, मेरे पास 3 थे, मैंने उनमें से एक मिस्टर मंकी की प्लेट में रखना है और दूसरा मिस्टर चार्ली की। तो अब हमें इक्वली शेयर करना है। तो ये रख दिया हमने पहला पीस मिस्टर मंकी की प्लेट में। अब बारी है मिस्टर चार्ली की। ये दूसरा हमने मिस्टर चार्ली की प्लेट में रख दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही
किटकैट की चॉकलेट का पीस बचा है और मुझे ये मिस्टर मॉन्की और मिस्टर चार्ली में दोनों में ही इक्वली शेयर करना है। अगर मिस्टर मॉन्की को दूंगी तो मिस्टर चार्ली नाराज़ हो जाएंगे और मिस्टर चार्ली को दूंगी तो मिस्टर मॉन्की नाराज़ हो जाएंगे। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने किटकैट की आधी आधी चॉकलेट दोनों की ही प्लेट्स में रख दिए ताकि दोनों ही आराम से खुशी से अपने ट्रीट इक्वली शेयर करें। अब हमारे मिस्टर मंकी भी खुश हैं और मिस्टर चार्ली भी खुश हैं। अब जब तक ये दोनों जाके अपनी ट्रीट एंजॉय करते हैं, हम चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ जहाँ पर हम समझ रहे थे अपने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो चलिए समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर का। अभी जो मैंने आपको मिस्टर मंकी और मिस्टर चार्ली का एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने मिस्टर मंकी को पहले एक मेरे पास ये ऐसे किटकैट की चॉकलेट थी पूरी, जिसमें ऐसे 3 पार्ट्स थे, डिवाइड हो रखी थी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये बार्स बने हुए थे ऐसे। तो उसमें से जो पहला बार, ये जो फर्स्ट पार्ट था, वो मैंने मिस्टर मंकी को दे दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट था वो मैंने मिस्टर चार्ली को दे दिया था। और जो तीसरा वाला बचा, उस तीसरे वाले के मैंने 2 टुकड़े करे थे, उन्हें आधा आधा बांट दिया था। और उसमें से जो आधा पार्ट था, एक मिस्टर मंकी के पास गया और दूसरा मिस्टर चार्ली के पास। तो मिस्टर मंकी के पास एक तो पूरी चॉकलेट गई, चॉकलेट का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट गया था वो चॉकलेट का आधा हिस्सा था। सिमिलरली मिस्टर चार्ली के पास से पूरी एक चॉकलेट गई थी और दूसरा हिस्सा उनका आधा था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 + 1/2 है, तो मैं उसे क्या लिख सकती हूँ? 1.5। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसे हाफ पढ़ते हैं, 1.5। और सिमिलरली मिस्टर चार्ली के पास भी 1.5 चॉकलेट उन्होंने कंज्यूम की। उनकी ट्रीट में 1.5 चॉकलेट मिस्टर चार्ली को मिली और सेम मिस्टर मंकी को भी मिली 1.5। और हिंदी में इन्हें 1.5 और 1.5 बोलते हैं, ठीक है, 1.5 बोलते हैं हिंदी में। अब मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का टॉपिक शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखने का दूसरा तरीका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप सोचेंगे मैंने तो ये लिखा है, मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलूंगी? ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे 1, 1 और 2 लिखा है, सेम यही चीज़ है। मुझे अगर इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, तो कैसे बदलूंगी? ये जो फॉर्म मैंने लिखी है QR/D की फॉर्म लिखी है। QRD, मेरे साथ बोले QRD। ये वाला जो नंबर है 1 वो Q है, ये वाला 1 R है और ये वाला 2 D है। ये Q मतलब क्वोशंट, R मतलब रिमाइंडर और D मतलब डिवाइजर। इसके बारे में हम बात अभी इसके जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें करेंगे, ठीक है। तब अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये Q है, ये R है और D है। अगर मुझे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये वाला, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलना है? ये वाला जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिवाइजर को आपने क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर। क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 को 1 से करेंगे, आपके पास आएगा 2। अब जो आंसर आता है उसमें इसे जोड़ देंगे जो ऊपर लिखा हुआ है इस फ्रैक्शन के ऊपर, यानी R की जगह पे क्या लिखा है? R की जगह पे मैंने 1 लिखा है, तो जो आंसर आया है मैं उसमें R जोड़ दूंगी, यानी कि 1 जोड़ दूंगी। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 2 आया था, उसमें अगर मैं 1 जोड़ देती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 3, ठीक है, 3। अभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा है मैंने। फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो मेरा डिवाइजर था उसे वापस लिख देंगे वैसे ही। तो ये बन गया ना 3/2, ये बन गया हमारा 3/2, जिसमें ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले से बड़ा है। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर जो है वो नीचे वाले से बड़ा है। अगर आप इसे भाग देंगे, 3 को 2 से भाग देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू आती है वो 1.5 आएगी, 1.5। पहली बात तो ये 1 से बड़ी है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दूसरी बात मैंने यहाँ पे भी 1.5 ही लिखा है और ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 ही लिखा है।
ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1.5 लिखा है, ये डेसिमल में 1.5 लिखा है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 1.5 लिखा है। अभी तक हमने समझा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। कैसे बदलना है जी, यहाँ पे तो मेरे पास 1 लिखा हुआ है और ये चीज़ फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो मुझे इस वाले नंबर से इस वाले को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आएगा और जो आएगा उसमें मैं ऐड कर दूंगी ऊपर वाले नंबर को, ठीक है, प्लस r। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 बराबर 3, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और नीचे वही नंबर आ जाएगा, आपको जो अपॉन में था डिवाइजर, जो कि डिनोमिनेटर में था, वही लिखेंगे। ये क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर क्या चीज़ है, अभी हम इसे नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें समझेंगे। अभी मैं इसे रब करने वाली हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट पोर्शन में हमने देखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जैसे कि जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ था। 3/2 को मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगी। आपने कुछ नहीं करना है, 3 को 2 से डिवाइड करना है, 3 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, यानी कि 3 को 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे आप 2 बाहर लिखेंगे और 3 अंदर लिखेंगे, जिस तरह से हम लोग डिवाइड करते ही है जनरली, ये तो बेसिक में आता है। उम्मीद है आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब मुझे भाग देना है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो नंबर है वो 2 से बड़ा है और ये 1 बार में जा रहा है, तो 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे मैंने 1 ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि 1 बार में गया था। अब यहाँ पे जो 1 है वो क्वोशंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, 1 बच गया। अब इससे आगे तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 1 जो है इस नंबर से छोटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जिस नंबर से हम भाग देते हैं, जिस नंबर से भाग देते हैं उसे कहते हैं हम डिवाइज़र, उसे कहते हैं हम डिवाइज़र। जो मेरा भाग देख के यहाँ आंसर आया है, जितनी बार में गया है वो, तो उसे कहते हैं हम क्वोशंट, उसे कहते हैं हम क्वोशंट। और जो मेरे पास बच गया भाग देने के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बचा है, उसे कहते हैं हम रिमाइंडर, उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। अब इस चीज़ का क्या इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो QR/D की फॉर्म होती है, QR/D की फॉर्म होती है। अब अगर मुझे 3/2 को इस फॉर्म में बदलना है तो मैं कैसे लिखूंगी, सबसे पहले तो मैं Q लिखूंगी अपना। Q क्या है मेरे पास, 1। अब मैं देखिए, ये मैंने 1 लिख दिया, Q लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे फ्रैक्शन वाली फॉर्म लिखनी है, ये तो मैंने नेचुरल नंबर लिखा है, अब मुझे फ्रैक्शन की फॉर्म लिखनी है जो कि R/D है। तो हम R देखेंगे पहले, सबसे पहले तो फ्रैक्शन को एक लाइन ही डाल देते हैं, फिर हम अपने रिमाइंडर को चेक करेंगे। रिमाइंडर हमारे पास 1 है तो ऊपर 1 लिख देंगे और डिवाइज़र हमारे पास 2 है। आप देख सकते हैं ये डिवाइज़र है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। बना दिया ना मैंने फिर से, 3/2 को 1 सही 1/2, जिसे हम 1.5 भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों लाइक 3/2 और 1 सही 1/2 बिल्कुल बराबर है, ये बस लिखने के तरीके अलग हैं, ठीक है ना, ये बस लिखने के तरीके अलग है। हम जनरली अपनी डेली लाइफ में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं 1.5 का, 1 सही 1/2 का। जैसे हम जनरली जब दुकान पे जाते हैं तो हम बोलते हैं हमें 1.5 किलो चावल दे दीजिए, 1.5 किलो चीनी दे दीजिए। हम ये नहीं बोलते कि हमें 3/2 किलो चीनी दे दीजिए या चावल दे दीजिए। तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। लेकिन जब हमें कोई चीज़ सॉल्व करनी हो, सॉल्व मतलब जब हमें भिन्नों को, फ्रैक्शंस को जोड़ना हो, घटाना हो, तो उस समय हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिश्रित भिन्न को इसमें बदल देते हैं। मिश्रित भिन्न को बदल देते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि अनुचित भिन्न में। कैसे बताया था मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ये कम 2, और उसमें जो आंसर आया उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तो ये वापस से 3 हो जाएगा। और नीचे जो ये वाला नंबर है डिवाइजर वाली जगह पे उसे एज इट इज लिख देंगे, तो ये बराबर हो गया ये चीज़ में, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए कि
पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, सिंपली हमने भाग दे देना है। ये हो गया हमारा डिवाइजर और ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। ये भाग दे के आया था हमारा एक और ये रिमाइंडर बच गया था, तो इसे QR/D की फॉर्म में लिखना है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशिएंट हमारा 1 था, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 है जो हमने यहाँ पे लिख दिया, और डिवाइजर की बात करें तो डिवाइजर 2 था जो ये लिख दिया, ठीक है। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को मुझे वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2, और जो आंसर आए उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ दीजिए, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पे 1 है तो हम 1 जोड़ेंगे, 2 + 1 3, और यहाँ पे नीचे 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अगर मैंने सिंपल 3 लिखा तो फ्रैक्शन नहीं है, वो सिंपल एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ें समझ ली। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, जो मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में कवर की थी, कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है। अब आप देखेंगे जब आप 3/2 को 3 को 2 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.5, जो कि 1 से बड़ी है, जो कि 1 से बड़ी है। इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखने का दूसरा तरीका है, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से बड़ी होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वैल्यू होगी भाग देने पर जो नंबर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, यहाँ पर बड़ा भी आएगा और बराबर भी आएगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में हमेशा बड़ा आएगा, यहाँ पे बड़ा आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में यहाँ पर बड़ा और बराबर दोनों आएंगे, और यहाँ पे छोटा आएगा, ठीक है। अब मैंने इन सभी चीज़ों के आपको एग्जाम्पल दिए थे। अब ये तो हो गया हमारे जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस थे। अब जो बाकी बचे हुए फ्रैक्शंस के टाइप है वो हम जल्दी से कवर कर ले तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो इन तीनों से ईजी हैं। तो जल्दी से मैं बोर्ड रब करने वाली हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी है हमारे जो बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन रह गए थे उनके बारे में जानने की, जिसमें से हमारा पहला टाइप ऑफ फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन, और तीसरा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तीसरा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को एक ही साथ समझेंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में समान भिन्न कहते हैं और अनलाइक को असमान भिन्न कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि 1/3 लिख दीजिए, 2/3 लिख दीजिए, 7/3 लिख दीजिए, 10/3 लिख दीजिए। आप देखेंगे कि इन चारों में ही जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो 3 है, चारों में ही सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए एग्जाम्पल है लाइक फ्रैक्शंस के। ये चारों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सेम है भी तो भी इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लाइक फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि 4/3 है और 4/5 है, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। लाइक फ्रैक्शन सेम होने के लिए हमारा डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, जैसे इस केस में है। अब जैसे लाइक फ्रैक्शन में अगर सेम होना ज़रूरी है तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। अब ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, जैसे 5/6 है, 3/2 है। तो ये सारे जो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है। तो था ना बहुत, ये दोनों ही बहुत ईजी थे। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। अगर आपको ये नोट करना है तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब उसके बाद हम तसल्ली से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बारी है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जानने की, जिन्हें हम हिंदी में समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन पर जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम पहले ये डायग्राम को समझ लें। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये तीनों रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो साइज़ है वो सेम है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे मैंने पहले वाले बॉक्स के 2 बराबर हिस्से किए हैं और उसमें से एक में कलर भर रखा है। ये पहले इसको 1 कह देते हैं। जो मेरे पास दूसरा बॉक्स है उसमें मैंने 4 बराबर हिस्से किए हैं और जिनमें से मैंने 2 में कलर भर रखा है। अगर मैं बात करूँ मेरे तीसरे वाले बॉक्स की
तो मेरे तीसरे वाले बॉक्स में मैंने 6 बराबर हिस्से किए हैं और उनमें से 3 में मैंने कलर भर रखा है। अगर इन्हीं जो मैंने अभी पहले वाले के लिए कहा, दूसरे वाले और तीसरे वाले के लिए, अगर मुझे इन्हीं चीज़ों को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? आप देखेंगे, हम फ्रैक्शन में लिखने से पहले सबसे पहले एक लाइन डालते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डाल दी। अब नीचे वो नंबर आएगा जितने टोटल मेरे पास क्या है, टुकड़े हैं, जितने टोटल मैंने पार्ट्स किए। कितने किए? 2 किए। तो नीचे लिख दीजिए 2, और उनमें से कलर कितने में किया हुआ है? 1 में, तो ऊपर लिख दीजिए 1। अगर मैं वैसे ही इसके लिए बोलूँ तो इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4, और जिसमें से कलर हो रखा है 2 में। ठीक है। अब इस वाले, अगर तीसरे वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 6, और कलर कितने में हो रखा है? 1 2 3 में। आप देखेंगे कि जो तीनों रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है कि कितना पोर्शन कलर्ड है, इन तीनों में ही जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट है। 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ही रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में हमने टुकड़े, मतलब पार्ट्स चेंज किए। यहाँ पे 2 टुकड़े थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 6 थे, लेकिन जो कलर्ड पोर्शन है, मतलब कलर्ड वाले बॉक्सेस में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 कलर्ड वाले बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 3 कलर्ड वाले बॉक्सेस हैं। ठीक है। लेकिन जो पोर्शन हमारा कलर्ड हुआ है, जितना एरिया कलर्ड हुआ वो तीनों में सेम है। आप देखेंगे यहाँ पे भी इतना एरिया कलर्ड है, यहाँ पे भी इतना, और यहाँ पे भी इतना है ना। यहाँ पे एरिया सेम है, कलर जितना हुआ है, लेकिन फ्रैक्शंस डिफरेंट है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तीनों में अलग है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या मैं कह सकती हूँ कि 1/2 और 2/4, 3/6 बराबर हैं आपस में, इस डायग्राम को देख के, क्योंकि इन्होंने जो कलर पोर्शन लिया वो तीनों में सेम है। मैं ऐसे कह तो सकती हूँ। अब यहाँ पे आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन कहती है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं उनके जो आंसर्स आते हैं वो सेम होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग बातें कही हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि शॉर्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमने इस केस में देखा। ये तो पहली बात थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिख ही रही है, बड़ी ऑब्वियस है कि 1/2, 2/4, 3/6 अलग अलग है। और जो दूसरी बात कही कि जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो एरिया यहाँ पे कलर्ड है वो तीनों में सेम है, इतने पोर्शन के आगे यहाँ तक कलर्ड है तीनों में ही। ठीक है। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब है इन्हें और सॉल्व करते हैं। अब कैसे और सॉल्व करते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी वैल्यू सेम आती है। व्हेन सिंप्लीफाइड वैल्यू इज सेम, वैल्यू सेम आती है। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ठीक है। आप देखेंगे जो 2/4 है मेरा, देखिए यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे 4 है। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है मुझे इस नंबर को एक ऐसे नंबर से भाग देना है जिसकी टेबल में ये दोनों ही आते हैं। क्या बोला मैंने? मुझे एक ऐसे नंबर से इन दोनों को ही भाग देना है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, यानी कि ये दोनों नंबर एक साथ एक नंबर की टेबल में आने चाहिए। आप देखेंगे ऊपर 2 और नीचे 4, ये दोनों ही नंबर एक साथ 2 की टेबल में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर भी 2 से भाग दे दूंगी और नीचे भी 2 से भाग दे दूंगी। तो क्या बनेगा मेरा? जब मैंने 2 को 2 से भाग दिया तो ये 1 बनेगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, तो डिवाइड करके 1 आ जाएगा वहाँ पे। और जब मैं 4 को 2 से भाग दूंगी तो मेरा नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। जब मैंने, पहले तो ये था, जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया यानी और सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया? डिवाइड करके, तो आप देखेंगे इन दोनों की ही वैल्यूज सेम है, इन दोनों की ही वैल्यूज सेम है। अब वैसे 3/6 को देखेंगे, 3/6 हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर एक साथ आते हैं, जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर ऊपर वाला और नीचे वाला एक साथ आते हैं। 6 का टेबल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें 6 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता है।
उसमें 6 आता है लेकिन 3 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में ऊपर वाला और नीचे वाला यानी 3 और 6 दोनों ही नंबर एक साथ आते हैं। तो इसे हम 3 से भाग दे देंगे, ऊपर भी 3 से भाग और नीचे भी 3 से भाग। जब ऊपर वाले को 3 से 3 को भाग देंगे तो यहां बनेगा 1, और 6 को 3 से भाग देंगे तो यहां वापस से 2 बन जाएगा, वापस से 2 बन जाएगा। आप देखेंगे यहां पे वैल्यू क्या थी 3/6, यहां पे न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, किसके, इसके कंपैरिजन में। लेकिन जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया तो वापस मेरे पास 1/2 आ गया, वापस से शुरू वाली वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो यानी कि मैं कह सकती हूं कि 1/2, 2/4 और 3/6 जो कि मैंने यहां पे लिखा है कि ये तीनों बराबर हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों कहा ये तीनों बराबर हैं? इसीलिए कहा क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज ऊपर और नीचे अलग अलग जरूर, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/6, यहाँ पे 1/2, लेकिन जब मैंने और सॉल्व किया तो वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोवेस्ट फ्रैक्शन में लिखना, इसे कहते हैं हम लोवेस्ट फ्रैक्शन में लिखना। अब मैं और समय नहीं खींचूंगी आपका, फटाफट से आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोवेस्ट फ्रैक्शन को जल्दी से समझेंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम लोवेस्ट फ्रैक्शन को देख लेते हैं। अभी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लोवेस्ट फ्रैक्शन मतलब हमें इस नंबर को, ये जो फ्रैक्शन है उसे सबसे छोटे फॉर्म में लिखना है। क्या मतलब है इसका कि मैंने उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आपको बताया था कि 1/2, 2/4 और 3/6 की वैल्यू बराबर है। जब इनकी वैल्यू बराबर है तो मैं क्यों 1/2 को 2/4 लिखूं? मैं इसे 1/2 ही नहीं लिख सकती, इसको भी और इसको भी, है ना? इन्हें 1/2 लिख सकती हूँ, वो बोलने और समझने दोनों में आसान होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारा फ्रैक्शन, अगर हमारा भिन्न छोटे से छोटा हो सकता है तो उसे हम छोटे से छोटे रूप में लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला फ्रैक्शन मेरा 1/3 है। ठीक है, अब ये तो आप देखेंगे मैंने कहा था कि लोवेस्ट फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका होता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर, दोनों ही नंबर एक साथ एक ही टेबल में आने चाहिए। अब 1 और 3 एक साथ एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए ये फ्रैक्शन अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, यानी कि अपने सबसे छोटे रूप में है। अगर मैं 2/6 की बात करूं तो 2/6 दोनों एक साथ 2 की टेबल में आते हैं, एक साथ आने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 किसी और में आ रहा है और 6 किसी और में, ये गलत है। तो दोनों एक साथ आते हैं 2 की टेबल में, तो इसे मैं 2 से भाग दे दूंगी तो ये आएगा यहाँ पे 1/3, वापस से 1/3 बन गया। ठीक है, 3/9 को ये दोनों नंबर एक साथ आते हैं 3 की टेबल में, 3 की टेबल में, तो ऊपर नीचे सेम ही नंबर से भाग देना, अलग अलग नहीं कर सकते आप, अलग अलग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वापस से जब इसे भाग देंगे 3 को 3 से, 9 को 3 से, तो ये ऊपर हो जाएगा 1, 3 से 3, और 9 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये वापस से आप देख रहे होंगे हर केस में हमारा सेम ही बन रहा है, 1/3, 1/3, 1/3। अब इसे भी देख लेते हैं, 4/12, ये दोनों एक साथ आते, 4 और नीचे 12 एक साथ आते 4 के पहाड़े में, तो ऊपर नीचे दोनों को 4 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ वाले केस में भी ये 1/3 ही बना। आप देखेंगे कि इन चारों केसेस में, जब शुरू में रखे थे ये वाले, इन चारों केसेस में हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चारों में डिफरेंट है, अलग अलग है। लेकिन जब मैंने इन्हें सॉल्व किया, इन्हें लोवेस्ट फॉर्म में लिखा, इनके सबसे छोटे रूप में, तो इन सब की वैल्यू बराबर है। छोटे रूप में लिखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हम इससे समझते भी बहुत आसानी से हैं चीज़ों को। ठीक है, 12 में से 4 ज़्यादा बेटर है समझना कि हम 3 में से 1 बोलें। 1/3 समझना और आसान पड़ता है अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो, इन रूपों से। ठीक है, तो ये हमने इन्हें 1/3 1/3 लोवेस्ट फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये इनके लोवेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 6/9 की, तो 6/9 ये दोनों ही नंबर, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों ही नंबर एक साथ किस पहाड़े में आते हैं? एक साथ किस पहाड़े में आते हैं? आप, मैंने बार बार कह रही हूं कि ऊपर वाला और नीचे वाला एक साथ एक ही पहाड़े में आने चाहिए, एक ही। तो ये दोनों ही एक साथ आते हैं 3 के पहाड़े में, तो हम ऊपर नीचे 3 से भाग दे देंगे। सेम नंबर से भाग देना, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब भाग देंगे तो 6 को 3 से भाग दिया तो यहाँ ऊपर 2 आया, और जब नीचे वाले को देंगे तो ये 3 आया। अब आप देखेंगे कि 2 और 3, क्या ये दोनों भी किसी और के पहाड़े में आते हैं? नहीं, ये एक साथ नहीं आते हैं, एक साथ आना जरूरी है। तो ये मैंने
इस फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में लिख दिया, इसके सबसे छोटे रूप में लिख दिया, 2/3 या 2/3 हिस्से। ठीक है ना। तो ये सब हमारे लोवेस्ट फ्रैक्शन के बारे में। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बना था, अब अगर आप 1/3 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फिर से 2/6 बन जाएगा, 3 से करोगे तो 3/9 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो 4/12 बन जाएगा। तो यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। और लोवेस्ट फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप इसे सेम नंबर से भाग दे रहे हो, सेम नंबर से भाग दे रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे हर वाले केस में दिया। देखिए 4/4, 3/3, 2/2, तो ये हो गए हमारे लोवेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को और लंबा ना खींचते हुए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब जल्दी से आज जो हमने सीखा उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। आज हमने 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस सीखे, जिसमें से हमारा पहला फ्रैक्शन था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर छोटा होता है नीचे डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, लेस देन 1 होती है। दूसरी बात करें दूसरे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, तो दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है नीचे डिनोमिनेटर से, या फिर बराबर भी हो सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू की बात करूं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है और 1 के बराबर भी आती है। अगर बात करें हमारे थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। ठीक है, जैसे कि 3/2 हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन अगर मुझे इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना हो, मिक्स्ड में बदलना हो, तो मैं इसे 1.5 लिखूंगी, जिसे हम हिंदी में 1.5 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 3 और तरह के फ्रैक्शंस देखे जो कि मैंने यहाँ पे लिखे थे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हमने देखा कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस में जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं होती वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने अभी समझा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन जब उन्हें और सॉल्व करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम आती है, जैसे कि हमने इन केसेस में कर ही रखा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर किसी फ्रैक्शन को बदलना है तो उसे सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2/4 बन जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन। ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई तो 2/4 बन जाएगा। और अगर मुझे लोवेस्ट फ्रैक्शन में बदलना है तो जस्ट इसका ऑपोजिट उल्टा करना होता है। अगर मुझे 2/4 को और छोटे रूप में लिखना है तो मैं ऊपर और नीचे उस नंबर से इसे भाग दूंगी, जो कि उस नंबर से भाग दूंगी जिनकी टेबल में दोनों नंबर एक साथ आते हैं। ये दोनों नंबर एक साथ 2 के टेबल में आते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से भाग दूंगी तो फिर से 1/2 बन जाएगा। यहाँ अगर 1/2 से 2/4 बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, और 2/4 से 1/2 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से भाग दीजिए। ये सब थे हमारे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। आज हमने ये सब सीखा। अब वीडियो के खत्म होने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस फ्लैश होंगे, जो कि अगर आपको आते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, नहीं तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा फ्रैक्शन का, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, वो सीखेंगे। उस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आपको दूंगी एज ए होमवर्क, उस वीडियो में वो सब क्लियर कर दूंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को फ्रैक्शंस का ये वीडियो मिल सके, और जिसको भी ये डाउट है फ्रैक्शंस के बारे में वो ये वीडियो देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब आवर चैनल सरिता रमेश SR एलाइट अकेडमी। Thank you for watching.